किसी भी वक्त किसी को भी पैरालिसिस अटैक आ सकता है, जिसे हम लकवा या फिर पक्षाघात कहते हैं। चंद सेकंड में आपको पैरालिसिस अटैक हो सकता है। कैसे बचें इससे, इसके बारे में जानकारी कैसे हो, बिना जानकारी के हम मुझसे बचेंगे कैसे, अगर पैरालिसिस हो भी गया तो उसका इलाज क्या है, आज इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश राणा, न्यूरो फिजियोथेरापिस्ट, पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये पैरालिसिस को पहले जानते हैं, ये चीज़ क्या है, क्यों होती है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे नसें हैं, खून की सप्लाई होने के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई होने के लिए। कभी कभार इन नसें में फट जाते हैं, ब्रेन पे खून की नसा फट जाना या फिर ब्लॉकेज आना, ये होता है पैरालिसिस। और पैरालिसिस कितना प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पैरालिसिस बेसिकली हम अगर देखें तो 2 प्रकार का पैरालिसिस होती है। एक जैसे कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जैसे कोई ब्लॉकेज हो। ये पैरालिसिस को पहले जानते हैं, ये चीज़ क्या है, क्यों होती है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे नसें हैं, खून की सप्लाई होने के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई होने के लिए। कभी कभार इन नसें में फट जाते हैं, ब्रेन पे खून की नसा फट जाना या फिर ब्लॉकेज आना, ये होता है पैरालिसिस। और पैरालिसिस कितना प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पैरालिसिस बेसिकली हम अगर देखें तो 2 प्रकार का पैरालिसिस होती है। एक जैसे कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जैसे कोई ब्लॉकेज हो। आप देखे होंगे पैरालिसिस में कुछ लोगों का मसल पूरा झूल जाती है, मसल ऐसे झूल जाता है, और कुछ लोगों का मसल अकड़ जाती है। तो इन दोनों को कहते हैं, एक है पार्शियल पैरालिसिस, एक है कंप्लीट पैरालिसिस। पार्शियल पैरालिसिस में क्या होगा, वन साइड होगा आपकी बॉडी के, और कंप्लीट पैरालिसिस में होल बॉडी पैरालिसिस आ जाएगा। फिर उसमें से रहेगा आपका फैसिक, मतलब जिसमें मसल पूरा आपका झूल जाना, उसे कहते हैं फैसिक, वो वाली रहेगी। और एक रहेगा स्पास्टिक, जिसमें पूरा अकड़ जाएगा मसल, आपके सारे मसल आपका अकड़ जाएगा, इसे कहते हैं स्पास्टिक। अब उसमें एक रहेगा लोकलाइज्ड और एक रहेगा जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड पे क्या रहेगा, जैसे कुछ पार्ट में होना, शरीर के कुछ पार्ट में हो, जैसे फेस में हुआ, वोकल कॉर्ड में हुआ, हैंड में हुआ, फीट में हुआ, जैसे फुट ड्रॉप होती है, रिस्ट ड्रॉप होता है, इसे हम कहेंगे लोकलाइज्ड। और दूसरे आएगा जनरलाइज्ड, उसमें ये आपको होल बॉडी हो सकती है, होल बॉडी, या फिर एक साइड हो सकता है। अब चलते हैं, इसको हम जानेंगे कैसे, पैरालिसिस का कितना प्रकार होता है उसको जानने का एक तरीका है, उसे हम कहते हैं DHMPQ। DHMPQ इस हिसाब से हम जानेंगे। डायप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया या फिर टेट्राप्लेजिया। पैरालिसिस को इतने भाग से विभाजित किया गया है। तो चलते हैं, पहले जानते हैं डायप्लेजिया होती है क्या है। डायप्लेजिया में बोथ लेग में हो सकता है आपका, बोथ हाथ में, बोथ हैंड या फिर बोथ लेग में, इसे कहते हैं डायप्लेजिया। फिर आगे हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मतलब आपका वन साइड होगा, एक हाथ, एक पाँव, एक फेस के आधी हिस्सा, ये होगा आपका हेमीप्लेजिया। फिर देखेंगे हम मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में क्या आएगा, ओनली वन पार्ट, हाथ ऐसे उठ सकता, ऐसा हो जाएगा, पाँव में ऐसा हो जाएगा, एक पार्ट काम नहीं करेगा। मोनोप्लेजिया में आपकी शरीर की एक पार्ट काम नहीं करेगा। फिर आता है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया में लोअर लिम्ब, कमर के नीचे पार्ट आपका काम नहीं करेगा, कमर के नीचे हिस्सा, मतलब दोनों पाँव आपके काम नहीं करेगा, उसे कहते हैं पैराप्लेजिया। फिर आ गया क्वाड्रिप्लेजिया या फिर टेट्राप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया में होल बॉडी, गले के नीचे से दोनों हाथ, दोनों पाँव, पेट, ट्रंक, टोटल एरिया आपका पैरालिसिस हो जाएगा, इसे कहते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। इसकी रिकवरी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब 4 टोटल लिम्ब हो जाता है पैरालिसिस, उसमें रिकवरी का मात्रा कम रहता है। तो कैसे जाने, बैठे बैठे मुझे कैसे पता चला कि मेरे हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, डायप्लेजिया, फिर टेट्राप्लेजिया, क्या कुछ हो रहा है, कैसे पता चले। कुछ नहीं करना आपको, बैठे बैठे अगर आपको कुछ हाथ में या फिर पाँव में कमजोरी लगे, वीकनेस लगे, आपको क्या करना है, दोनों हाथ को ऐसे सीधा करके रखना है 20 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7
ऐसे कर 20 सेकंड तक। जिस हाथ में आपका वीक होगा वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुक जाएगा। उससे आपको पता चलेगा कि नहीं, मुझे एक पार्ट में अटैक हो रहा है। चलते चलते आपका पाँव अगर लड़खड़ा रहा है, आप स्टेप ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कुछ होने वाला है। बोलते बोलते आपकी भाषा में जो बोल रहे हैं उसमें कुछ भूल जा रहे हैं, कुछ तोतलाते तोतलाते बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको होने वाला है। ये अर्ली साइन है, अर्ली साइन है। आपको ये होने का उस आगाह कर रहा है कि आगे चल के आपको पैरालिसिस होने वाला है। और जैसे हम देखेंगे, ये सब तो पता चल गया। अब क्यों होगा, ये किस लिए होगा, कुछ तो वजह होना चाहिए पैरालिसिस क्यों होता है। और सबके लिए तो शुगर टेस्ट कर लिए, बीपी शुगर टेस्ट कर लिए, ये दोनों बड़े खतरा है इसके लिए, शुगर और बीपी। शुगर में क्या होगा, अगर आपका हाई शुगर होगा तो भी डर है। बीपी में हाई बीपी हुआ तो प्रॉब्लम है। क्या होगा, ब्रेन में जाएगा। बॉडी का सारे नर्व तो ब्रेन ही गया है, खून की बहाव, ऑक्सीजन की बहाव ब्रेन में होता है। उसमें अगर फट जाएगा, अगर आपकी कोई एक ठो नर्व फट गया तो क्या होगा, जो ब्लड उसमें जा रहा है वो चारों ब्रेन की चारों तरफ ढक लेगा। अगर ढक लिया तो क्या हुआ, जो पार्ट काम करता है आपका शरीर के लिए, जैसे कि आपको बता दूं, अगर आपकी राइट साइड का हाथ और पाँव का डिपार्टमेंट है लेफ्ट साइड, लेफ्ट का है राइट साइड, मतलब टोटल डिपार्टमेंट बांट दिया गया है। लेफ्ट का काम राइट करेगा, राइट का काम लेफ्ट करेगा। अगर उसी में कहीं फट गया, नर्व एक फट गया तो ब्लड चारे ढक जाएगा, या फिर वहाँ ब्लॉकेज हो गया तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड फ्लो मात्रा आएगी नहीं, दोनों में भी तकलीफ है। तब जाके होगा आपको पैरालिसिस। और कुछ है जैसे वार्फ डिफेक्ट, छोटे बच्चे हम देखते हैं, सीपी सेरेब्रल पाल्सी, छोटा बच्चा पैदा हुआ, ना चल पा रहा है, ना क्राउलिंग कर पा रहा है, ना ग्रिपिंग कर पा रहा है, कुछ दिन पता चला तो बच्चा को सीपी हो गया, जिसे कमर भाषा में सीपी कहते हैं, सेरेब्रल पाल्सी। ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा ठीक समय पे नहीं पहुंच पाना। आप देखे होंगे कुछ बच्चे रोते नहीं, डिलीवरी के दौरान कुछ बच्चे रोते नहीं। माँ की पेट की स्थिति अलग है और सारी दुनिया की स्थिति अलग है। जब माँ की पेट में था वो टोटल माँ पे डिपेंड करता था, उसकी नाभि के द्वारा सब कुछ उसको मिल जाता था। जब माँ की पेट से बच्चा बाहर आएगा उसी दौरान सबसे डेंजरस पीरियड रहता है। जिससे बाहर निकलेगा उसको ऑक्सीजन को सक करना है। कैसा करेगा, बच्चा रोएगा। अगर नहीं रोता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, पाँव को ऊपर उठा के उसके पीछे तरफ 2-3 थपथपा देते हैं, तो बच्चे रोएगा तो ऑक्सीजन को सक कर पाएगा, मतलब इनहेल कर पाएगा। जो बच्चे रोते नहीं, ज़्यादातर तो जॉन्डिस बच्चे हैं, अंडरवेट बच्चे हैं, उनमें होता है सेरेब्रल पाल्सी, जिसे कहते हैं सीपी। लेकिन एक अच्छी बात है, सीपी बच्चे चल नहीं पा रहे, वॉकिंग नहीं कर पाए, क्योंकि उसके मसल वीक रह जाएगा, उसकी जॉइंट सारे स्टीफ हो जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, कैसे जानेंगे। छोटा बच्चा है, उसको दोनों हाथ को पकड़ लीजिए ऐसा करके, थोड़ी देर तक हवा में झुला के रखिए। उसमें क्या पता चलेगा, आपको जो पाँव में उसकी प्रॉब्लम है वो पाँव ऊपर उठ जाएगी, वो पाँव थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब से पाँव में प्रॉब्लम है। अगर हाथ ठीक से प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे, या तो फिर अगर डिफॉर्मिटी हो गया हो, हाथ इसको क्लो हैंड हो जाएगा, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, फुट ड्रॉप हो जाए चलने में, आपको पता चला कि सीपी केस है। सीपी केस लगभग ठीक ही हो जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद। बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, और वैसे भी 7 साल के बाद ब्रेन की टोटल ब्रेन चेंज हो जाता है, जो स्ट्रक्चर था उसका चेंज हो जाता है। जो पार्ट डैमेज हुआ है वो पार्ट नॉर्मल हो जाती है। ये चीज़ आपको जानकारी रहनी चाहिए। पैरालिसिस जो हम कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी, पाल्सी मीन्स पैरालिसिस, और ये हुआ पैरालिसिस, दोनों एक ही है। बड़ों में और बच्चों में सिर्फ इतना अंतर है, बच्चों में जब पैदा होते हैं जन्म के दौरान माँ के पेट से बाहर आते हैं, उसी दौरान होता है ये सीपी सेरेब्रल पाल्सी, ब्रेन पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन 7 साल के अंदर जो पार्ट डैमेज हुआ था ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ब्लड की कमी की वजह से, वो अपने आप रिकवर हो जाता है। लेकिन बड़ों के केस में वो नहीं होता, उसके लिए चाहिए इलाज, उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ता है। और देखते हैं हम स्पाइना बिफिदा, रीढ़ की हड्डी प्रॉपर तरीका से ना बना हो, उसे कहते हैं स्पाइना बिफिदा। ये केस है। और एक है सेरेब्रल पाल्सी, तो आपको जान लिया, स्पाइना बिफिदा भी जान लिया। अब जैसे कुछ एक्सीडेंट है, स्पाइन इंजरी, सर पे इंजरी, आजकल धूम मचाने का जो जमाना है, अभी सर्दी चल रहा है, अभी ज़्यादा एक्सीडेंट होगा, ज़्यादा पैरालिसिस केस आएंगे अभी के महीने में। नवंबर से लेकर फरवरी तक इसे कहते हैं डेंजर पीरियड। इस दौरान लड़कों में ज़्यादा गाड़ी चलाने का शौक होती है, पिकनिक का टाइम है, धूम मचाएंगे, गाड़ी को चलाएंगे, स्पीड बाइक लेके ज़्यादातर तो बाइकर्स की प्रॉब्लम होती है। हेलमेट पहनते नहीं, अगर थोड़ा सा गिरे तो ब्रेन में अगर चोट लगा तो अंदर जाके ब्लड वेसल फट जाएगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा, अंदर सूख जाएगा,
और या तो फिर वहाँ स्पॉट पे ही डेथ हो गया तो हॉस्पिटल डेथ हुआ, या तो फिर पैरालिसिस हो जाएगा। ये जो स्टाइल मार के बाइक चलाएंगे फिर वही पैरालिसिस बन के घर में पड़े रहेंगे, अपाहिज बन के पड़े रहेंगे। और कुछ बीमारी हैं जिसे कहते हैं गुलेनबेरी सिंड्रोम, GPS, और ऑटो इम्यून डिजीज, ये दोनों भी हैं। इसमें क्या होगा, बॉडी में जो हमारी प्रतिरोधकारी शक्ति है वो अपनी ही शक्ति को नहीं पहचान पाएगा, अंदरूनी लड़ाई करेंगे। जैसे हमारे नेता लड़ते हैं, सारे नेता अंदर से राजनीति के लिए लड़ते हैं, उधर बांग्लादेश का हालत आप देख रहे हैं, अंदर लड़ाई हो जाएगी, तो वो भी एक बीमारी है। ये तो गया ट्रोमैटिक बहुत प्रॉब्लम, इसमें पैरालिसिस। और कुछ सिम्टम ऐसा है कि अभी हम सब बिजी हैं, सब अपना काम में व्यस्त रहते हैं, किसी के पास वक्त नहीं है, हर किसी पर BP बढ़ा रहता है। BP शुगर का कंट्रोल ना होना, हाई मात्रा में बढ़ जाना, इससे आगे चल के आपको पैरालिसिस होगा। जैसे ज़्यादा वेट वाले आदमी हैं, हार्ट अटैक की वजह से भी होता है, क्यों हार्ट में जाने वाली जो आर्टरी है, जिन सब में खून की बहाव होता है, उसमें ब्लॉकेज हो गया, तो ब्लॉकेज रिटर्न कहाँ आएगा, ब्रेन तक आएगा, फिर वहाँ नस फटेगा, वो भी प्रॉब्लम है। और जिससे आपको लगे कैसे, कभी कभी आप चलते चलते सर चक्कर देगा, गिर जाओगे, गिर जाना वो एक पहला साइन है। फेस का ये फेस ऐसे फड़फड़ाना, इसे कहते हैं हम बेल पाल्सी, बेल पाल्सी। उसमें आपको एक पार्ट का ये जो 7th का नेल नर्व, ये नर्व सिकुड़ जाएगा। ये वो भी कारण है कि ठंड की वजह से भी हो सकता है। अगर आप बाइक में कहीं जा रहे हैं, कान को नहीं ढका, ठंडी हवा उसके भी हो सकता है। और एक है पैरालिसिस का है। अगर ये साइन आपको दिख रहा है, चलते चलते पाँव लड़खड़ा रहा है, चलते चलते बोलते वक्त आपको तोतला रहे हैं, आपके आँख के सामने आधा दिख रहा, आधा नहीं दिख रहा है, ये आपको साइन है। पैरालिसिस सडन आता है, लेकिन उससे पहले कुछ सिम्टम आपके लिए छोड़ जाता है। अभी जैसे गर्मी के दिन था, आप कहीं से बाहर से फटाफट काम करके आए, फौरन घर में घुस के AC चलाती है, उससे पहले आपको अनईजी लगेगा, स्वेटिंग होगा, ये भी सब लक्षण है। अभी इससे बताएं कि पैरालिसिस कैसे होती है। 2 प्रकार में। पहले तो आपकी ब्रेन में जाने वाली नस का फट जाना, और एक ब्लॉकेज होना। जो नस का फट जाना उसे हम कहते हैं ब्रस्ट हेमोरिक स्ट्रोक, ज़्यादातर तो गिर जाने में, हाई BP से। और एक है इस्केमिक स्ट्रोक, जो ब्लॉक हो जाता है, जो पाइप, सपोज मान लीजिए घर में आपके घर में पानी का पाइप गया हुआ है, अगर आप मोड़ के रख देते हो, पाइप कहीं से मुड़ गया, या तो होगा जो प्लास्टिक पाइप लगा है टंकी के पास प्रॉब्लम करेगा, या फिर जहाँ पे जॉइंट थोड़ा सा लूज रहेगा वो फट जाएगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा। जो होता है ब्लॉक की वजह से उसे कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, और एक जो ब्रस्ट हो जाता है, जो फट जाता है, उसे कहते हैं हेमोरिक स्ट्रोक। अब ये चीज़ हो गया, सडन बैठे हैं घर पे, किसी को अटैक आ गया, तो क्या करें? पहला काम, कुछ भी उसके साथ छेड़खानी नहीं करना है, उसको सुला दीजिए। और कहाँ आपकी बगल में जो हॉस्पिटल जहाँ पे CT स्कैन हो, पहले जरूरी है CT स्कैन। ब्रेन के अंदर क्या फटा हुआ है, नस फट गया या फिर ब्लॉक हो गया, जानने के लिए CT स्कैन चाहिए। पहले आपको हॉस्पिटल लेके जाना है जहाँ पे CT स्कैन हो। वहाँ पे पहुँचाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर जो ब्लड फटा हुआ है या फिर जो ब्लॉकेज हुआ उसको रिलीज़ करेंगे। 4 घंटे की वक्त अपने हाथ है, 4 घंटा, आप 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल को पहुँचाना है। पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद बाकी सब कुछ डॉक्टर ट्रीटमेंट कर लेंगे। अब हॉस्पिटल से आपका जो ब्लॉकेज हुआ था उसको क्लियर कर दिया गया, जो खून गाढ़ा हो गया था उसको पतला करने के लिए मेडिसिन दे दिया गया। अब हॉस्पिटल काम खत्म, अब पेशेंट को घर भेज दिया जाएगा। अब क्या होगा? ब्रेन में तो अटैक हो गया, मेडिसिन में दे दी, अब क्या? अब तो नॉर्मल हो जाना चाहिए। नहीं, अब नॉर्मल नहीं हो पाएंगे आप। जैसे कि क्लास में क्लास टीचर नहीं है तो बच्चे बदमाशी करेंगे, उसी तरह ब्रेन का एक पार्ट अगर डैमेज हो गया तो उसका काम कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा ब्रेन और बॉडी में? जैसे कि उदाहरण में देता हूं, आपके हाथ में एक मच्छर काटा से हाथ उसको जाके मारता है, यहाँ मच्छर काटा, मच्छर को हाथे से मारेगा। तो यहाँ से मच्छर काटा तो इसको पता कैसे चला? बगल में देख लेगा क्या? नहीं देख पाएगा। यहाँ जैसे मच्छर काटेगा, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन आपके हाथ स्पाइन की थ्रू आपका ब्रेन तक पहुँचेगा। ब्रेन हाथ को ऑर्डर देगा, तू मार,
कभी कभार आप देखते होंगे टीवी देखते थे या फोन में बिजी रहते तो खाते वक्त हमारे कभी कभी इधर चले जाते कि उधर चले जाता है। ब्रेन और हाथ में कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता। यही काम होता है पैरालिसिस में। वो पार्ट डैमेज होने के बाद वो कौन सा मसल काम करेगा, आपको चलने के लिए कौन सा स्टेप चाहिए, वो कैलकुलेशन भूल जाएगा, मसल के साथ उसका कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। तो पहले आपका डेल्टॉइड मसल, ट्रापीजॉइड मसल, ये सारे मसल वीक होने लगेगा। फिर क्या होगा, आपका शोल्डर ड्रॉप हो जाएगा, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, ऐसा रह जाएगा हाथ। ये हुआ हाथ में। पाँव में भी उसी तरह आपकी काफ मसल सूख जाएंगे, आपकी क्वाड्रिसेप मसल सूख जाएंगे, फुट ड्रॉप हो जाएगा, चल नहीं पाओगे। उसके लिए चाहिए फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी में आपको बहुत सारे एक्सरसाइज उसके लिए करना है। अगर आप रेगुलर करेंगे या फिर कोई थेरापी सेंटर में जाके कराते हैं, 2 महीने के अंदर आप सब कुछ नॉर्मल कर सकते हैं। हाँ, याद रखिए, अगर देरी हो गई और आपको देरी हो गया हॉस्पिटल पहुंचने में या फिर फिजियोथेरापी सेंटर पहुंचने में, जैसे कुछ होता है कि डॉक्टर नीचे लिख दिए कंटिन्यू फिजियोथेरापी 2 मंथ 3 मंथ, हम प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या, घर में लाके बैठा दिए, ऐसे ऐसे पेशेंट का सारे मसल सिकुड़ने लगेगा, पेशेंट के चल नहीं पाएगा, कुछ पकड़ नहीं पाएगा। उसको एक्सरसाइज चाहिए। आप फिजियोथेरापी सेंटर नहीं आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, घर पे बैठ के कीजिए। घर पे आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप नॉर्मल हो सकते हैं। और एक बात, ये सेकेंड स्ट्रोक भी आ सकता है, उसके लिए आपको कंट्रोल करना है। गुस्सा, चिड़चिड़ी, ये सब नहीं, आपको शांत रहना है। जो एक्सरसाइज फिजियोथेरापिस्ट आपको बताया वो चीज़ रेगुलर घर में करना है। यदि जा पाते तो ठीक बात है, नहीं जा पाते हैं तो भी तो आपको बैठ के आपके घर में एक्सरसाइज सारे कर सकते हैं। और इतना करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं, और आगे प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं। तो याद रखना, पहले 3 घंटे के अंदर आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, उस हॉस्पिटल में पहुंचना है जहाँ पे CT स्कैन हो। दूसरा हुआ, हॉस्पिटल से आने के बाद पेशेंट को एक्सरसाइज ज़रूरी है, चाहे थेरापी सेंटर जाए या फिर आप घर पे करें। ये दोनों चीज़ का आपको ध्यान देना है। और कुछ लक्षण जो बताया मैंने, चलते चलते पाँव लड़खड़ाना, बोलते बोलते तोतला हो जाना, आंख अंधेरा दिखना, फौरन सेंसलेस हो जाना और फेस टेढ़ा हो जाना, ये सब आपके लिए खतरा की घंटी है। इतना चीज़ मानेंगे तो आगे चल के आपको ये जो खतरनाक बीमारी से आप दूर रहोगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके बारे में, एक्सरसाइज क्या है, क्या एक्सरसाइज आपको करना है और कैसे आपको इससे बचना है। अगर आप हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।